नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रूस और यूक्रेन में भयंकर युद्ध छिड़ा है और इस युद्ध में अभी तक दोनों देशों का काफ़ी नुकसान हो चुका है, चाहे वो फौज का हो, सेना के लोगों का हो, यानी जो सैनिक हैं वो भी दोनों तरफ से मारे गए हैं। और इसमें जो युद्ध की सामग्री है, जो टैंक हैं, फाइटर प्लेन हैं, इनका भी भारी नुकसान हुआ है। अब इस बीच आपको बताऊं, यूक्रेन ने भारत से एक बार फिर मदद की गुहार लगाई है। आपको याद होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी जी के बारे में ये कहा था कि इस युद्ध को यदि कोई रोक सकता है तो वो मोदी जी हैं, क्योंकि रूस से उनके जिस तरह के संबंध हैं वो इसके लिए कदम उठाएं। तो यूक्रेन के भारत के अंदर राजदूत हैं, उन्होंने भी मोदी जी के बारे में ये कहा था कि मोदी जी ने जिस तरह से भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ जो है विश्व गुरु रहा है और भारत एक प्रतिनिधित्व कर सकता है और हमारे इस युद्ध को रुकवाने के लिए वो कर सकते हैं। जबकि आपको बताएं, राजदूत ने, जो भारत में राजदूत हैं यूक्रेन के, उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन ये भी कहा था कि भगवान शिव की ये धरती है और महाशिवरात्रि है। और उसी दिन जब मोदी जी ने पुतिन से बात की थी तो 6 घंटे के लिए ही सही, लेकिन युद्ध विराम हुआ था। इससे पूरी दुनिया के लोगों को एक और उम्मीद बढ़ी कि भारत है जो मध्यस्थता भी कर सकता है, जो युद्ध को रुकवाने के लिए पुतिन को मना भी सकता है। लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी माने तो अब रूस की सेना कीव तक जा चुकी है, जो कि राजधानी है यूक्रेन की, पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और रूस ने जितना नुकसान उठाया है, चाहे वो सैनिकों का हो, चाहे वो साजो सामान का हो, जो नुकसान उठाया है, इसके बाद कम से कम जो लक्ष्य लेकर के रूस चला है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के बिना तो वो युद्ध को रोकने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। और ऐसा होता भी है कि भाई आपके हजारों सैनिक मारे गए, फाइटर प्लेन मार गिराए, आपके हेलीकॉप्टर गिरा दिए, आपके टैंक तबाह हो गए, जिसको यूक्रेन खुद दावा कर रहा है। और जब अगर ऐसी केस हुआ है कि आप यूक्रेन खुद दावा कर रहा है कि हमने 9000 सैनिक मार दिए, इस कंडीशन में वो कैसे ये समझ रहा है कि युद्ध इस समय रुक सकता है बिना यूक्रेन पे कब्जे के। और इसलिए वो अब यूक्रेन भारत से मदद के लिए गुहार लगा रहा है। और इस स्थिति में हर बार वो चाहता है कि कोई ना कोई भारत बात करे, और वो भारत को याद दिला रहा है कि हमारे यहाँ जो खेती की फसल है उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत में जाता है, और अब बुआई का टाइम आया है और बुआई नहीं हो पा रही है, खेती नहीं हो पा रही है, तो भारत हमारी मदद करे। तो आपको बताएं, भारत समेत, हालांकि उन्होंने चीन से भी आग्रह किया है, और इस समय तक, अभी तक यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं दमित्रो कुलेबा, वो दमित्रो कुलेबा ने बाकायदा भारत सरकार से यह आग्रह किया है कि हमला बंद करने और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए, युद्ध विराम कराने के लिए मोदी जी पहल करें, और वो व्लादिमीर पुतिन को, जो कि राष्ट्रपति हैं रूस के, उनको मनाएं ताकि हमारे जो नागरिक फंसे हुए हैं उनको हम सुरक्षित निकाल सकें। वहाँ आपको एक भी बताऊं कि भारत के भी छात्र अभी बचे हुए हैं। यूं तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत अभी तक का जो आंकड़ा है वो लगभग आ रहा है कि 16,000 से अधिक छात्रों को वो निकाल चुके हैं। पड़ोसी जो देश हैं उसमें बॉर्डर पार छात्रों ने किया है, और वहाँ बॉर्डर पार जो पड़ोसी देश हैं उसमें 4 मंत्री हमारे भारत के मौजूद हैं, उनको वहाँ रहने खाने की व्यवस्था किए हुए हैं। और फ्लाइट लगातार आ रही हैं, एक एक दिन में 10-10 फ्लाइट आ रही है, प्राइवेट और वायुसेना की। और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ऑपरेशन गंगा के, वो 16,000 के करीब है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब आप समझिए, छात्रों को निकाला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं वो कहते हैं कि अभी भी छात्र, वहाँ कुछ ऐसी जगह है जो बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर दूर है, और उनके लिए उस एरिया में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो रूस का बॉर्डर पास है, वहाँ रूस ने बाकायदा 100 के करीब बसों को खड़ा किया है। लेकिन सवाल ये है कि छात्र निकलें कैसे? 50 किलोमीटर भी आना मुश्किल है। अभी तक जो छात्र आए हैं वो बताते हैं कि वो बॉर्डर तक आने के लिए उन्होंने बस और कारों का वहाँ यूक्रेन से इंतज़ाम हुआ, और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से वो वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उनको निकालने की इंतज़ाम हुआ है। जिस तरह से आप देखेंगे कीव से अगर पोलैंड की दूरी है
तो वो जो बॉर्डर है पोलैंड का वो लगभग 1200 के करीब किलोमीटर है। इसी तरह कई जो कंट्री हैं, कहीं की दूरी 800 किलोमीटर है, कहीं 900 किलोमीटर है, इस तरह की दूरी है। पैदल तो सोच ही नहीं सकता कोई, तो उनको बसों से लाया गया है। और बसों से तभी ला सकते हैं जब रूस की सेना या यूक्रेन की सेना उन बसों के ऊपर हमला ना करे। तो उनको एक दिया गया था कोड वर्ड कि तिरंगा आप बस के ऊपर लगा लीजिए, बस के आगे लगा लीजिए, इन बसों पर कोई हमला नहीं करेगा। हुआ तो ऐसा ही है। लेकिन अभी जो यूक्रेन के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, जो छात्र हैं, उनकी संख्या अभी 2000 के करीब बताई जा रही है, जो अभी भी अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने निकलने के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध भीषण होगा फिर बात आती है, और इसलिए वो निकलने के लिए अब वीडियो बना के डालते हैं। ऐसे वीडियो भी बन रहे हैं जो एजेंडा सेट कर रहे हैं। अभी आपको बताऊं, कानपुर की एक लड़की है, उसने बाकायदा शताक्षी सचान उसने वीडियो बनाया। परेशान में है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो परेशानी में नहीं थी, लेकिन आप वीडियो बनाएं। आप ऐसा भी कह सकते थे कि हम मोदी से, भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, हम फला जगह फंसे हैं, ये एड्रेस है हमारी बिल्डिंग का और हमें निकालिए। लेकिन इसके अलावा आप ऐसा एजेंडा सेट करें। कुछ पत्रकारों के कहने पर एक लड़की ने कह दिया, हमें तो जो शौचालय साफ कराया जा रहा है, हमें कहा गया कि जो बच्चा वॉशरूम को साफ पहले करेगा उसको हम पहले फ्लाइट से भेजेंगे। इस तरह को बदनाम कर रहे हो आप। ये जो मैंने वहाँ शताक्षी सचान बताया, ये कानपुर की लड़की, इसने वीडियो बना दिया इसी तरह कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। अब वो घर पहुंची है, और घर पहुंच के जब अधिकारियों ने, पड़ोसियों ने संपर्क किया, भाई तुमने जो बोला था ये क्या सच है, वहाँ इस तरह से बच्चे परेशान हैं, वो कहती है नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, ये पत्रकारों ने कहलवाया है, तोड़ मरोड़ कर मेरी बात को पेश किया है। अब वो बच्चे सफाई दे रहे हैं। मतलब आप क्या बोल रहे हैं उसके टाइम पे सोचते नहीं है। अब एक लड़का कह रहा है कि ये तो केवल ट्रांसपोर्टेशन है, ये कोई रेस्क्यू नहीं है। उन जनाब से मैं पूछना चाहता हूं, और ऐसे उन सभी बच्चों से जो इसको केवल ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं, यानी आपको फ्लाइट से केवल यहां लाया जा रहा है, तो अगर आप बॉर्डर पे गए हैं, आपके पास वीजा कहां का है? आप यहां से, इंडिया से गए वीजा लेकर यूक्रेन का, तो पूरे यूक्रेन में आप उस वीजे से कहीं भी जा सकते हो। लेकिन क्या आप पोलैंड जा सकते हो? क्या आप वहां से पड़ोसी देश में किसी में एंट्री कर सकते हो? बॉर्डर पे एंट्री नहीं कर सकते जनाब। आप वहां से बस से आए, कैसे आए, ये आपकी हेडक थी, क्योंकि युद्ध छिड़ा। लेकिन आपने अगर बॉर्डर पार किया है और किसी देश में आप दूसरे में हैं वहां, तो वो इसलिए है कि मोदी सरकार ने वहां अपने मंत्री बिठाए हैं, और वो लगातार आपकी असिस्ट, आपको मदद कर रहे हैं। आप बिना किसी एक देश का वीजा लिए क्या किसी देश में आप शरण ले सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं ले सकते। आपको शरण दी गई है क्योंकि भारत सरकार ने वहां आपके लिए अरेंजमेंट किया। आप कहते हो हमें यूक्रेन में प्रॉब्लम हुई, भैया यूक्रेन के जो निवासी हैं, अरबपति खरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको भी हो रही है। वो भी बच्चे को गोद में उठा के और सामान लेके पैदल या बसों से भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। लेकिन वो अपनी सरकार को नहीं कोस रहे। भारत के गए हुए बच्चे अपनी सरकार को कोस रहे हैं कि हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। भैया युद्ध में कौन कुछ करता है? एयर स्पेस बंद है, इमरजेंसी लागू है। अगर कोई फाइटर प्लेन जाएगा या प्लेन जाएगा, उसको मार गिराएगा कोई ना कोई, या तो रूस का मार देगा मिसाइल उसको, या यूक्रेन की मिसाइल मार देगी, और इसलिए वो बंद किया हुआ है। ऐसे में आपको आना ही पड़ेगा बॉर्डर तक। लेकिन बॉर्डर पार क्या आपको सुविधा नहीं मिली? क्या वहां जो भारत के एम्बेसडर हैं, उन्होंने वहां पे आपके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं की है? तो फिर आप बदनाम करने में चीजें ढूंढ रहे हो, और ये नैरेटिव सेट हो रहा है। ऐसे में हमको सबको शर्म आनी चाहिए कि युद्ध के इस समय में, जबकि चीन अब आज, जब तक हमारे 16,000 छात्र आ चुके, तब चीन ने अपने छात्रों को निकालने का काम शुरू किया है, और उसके लिए वो 2 लाख रुपए ले रहा है पर कैंडिडेट, फ्री में नहीं ला रहा, और इस युद्ध के टाइम में। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि जब यूक्रेन भारत की तरफ देख रहा है, यूक्रेन की सरकार भारत से मदद मांग रही है, ऐसे में हम भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है
कि यूक्रेन और रूस का युद्ध है, और ऐसे में यूक्रेन की सरकार, वहां के राजदूत जो भारत में बैठे हैं, लगातार विदेश मंत्री हैं जो यूक्रेन के, और वहां के राष्ट्रपति हैं, वो भारत से उम्मीद लगाए हुए हैं कि भारत उनकी मदद करे, और भारत ने उनकी मदद की भी है। उनको दवाइयां दी हैं, उनको खाद्य सामग्री दी है। ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ा है। लेकिन कुछ देश बाज नहीं आते, कुछ लोग बाज नहीं आते, कुछ पत्रकार इस काम में लगे हुए हैं, कुछ लिबरल्स इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से भारत की बदनामी करें, मोदी की बदनामी करें, सरकार को बदनाम करें। मोदी के वो विरोध में देश का विरोध कर रहे हैं। ऐसे छात्रों को लेकर भारत के अंदर काफी गुस्सा है, क्योंकि वो युद्ध के समय में इस तरह के नाज और नखरे दिखा रहे हैं। भाई, अगर आपको कोई भी कंडीशन है, आप यहां नहीं हो, भारत में, भारत की भूमि से दूर हो, दूसरे देश में हो, अगर वहां की सरकार कोई टर्म एंड कंडीशन रखती है, अब मुझे वहां बताया, मैंने बात की, एक हेल्पलाइन नंबर था, उस पर बात की कि एक छात्रा कह रही है हमसे तो वॉशरूम साफ कराया राजदूत के वहां जो बिल्डिंग है। उन्होंने कहा भाई देखिए, हमने यहाँ अरेंजमेंट किया है, हमारे यहाँ कुल 2 स्वीपर हैं, आम दिन में इतने ही होते हैं, बोले 20-25 लोगों का स्टाफ है, और इसमें 2 स्वीपर होते हैं, छोटे से 2 शौचालय हैं। लेकिन जब यहाँ एक तरफ 500 छात्र एक बिल्डिंग के ऊपर निर्भर हो जाएं 2 शौचालय के, तो क्या हाल होगा। और उम्मीद करेंगे कोई आपका नौकर आएगा तो उसे साफ करेगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी, वॉलंटियर बनो भाई, वॉलंटरी आप काम करो। तो आग्रह किया है कि वॉलंटरी कुछ बच्चे यहाँ साफ सफाई करेंगे, तो एक दिन आप वॉलंटियर रहेंगे तो आपको पहली फ्लाइट से भेज देंगे। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मुझे ये जवाब दिया कुछ बच्चों ने ही बताया कि ऐसा वहाँ कहा गया था, क्योंकि गंदगी ज़्यादा कर रहे थे। इसके बाद बच्चों ने साफ सफाई करना शुरू किया, यानी अपना ही कुल्ला थूक रहे हैं या उसमें गंदगी कर रहे हैं, वाश बेसिन में ब्रश कर रहे हैं, उसकी सफाई। बाकी की बात नहीं हुई है कि आप किसी और के जूते साफ करेंगे या कपड़े धोएंगे। तो हम बोलने के पहले सोचे कि क्या कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब यूक्रेन खुद इतना शक्तिशाली देश है और उसके बावजूद भी वो भारत सरकार से आग्रह कर रहा है कि हमारी मदद करें, तो हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वंदे मातरम।